हेलो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक अंडररेटेड टॉपिक जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अक्सर इससे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, लेकिन कंटेंट इसका थ्योरी में बहुत कम दे रखा होता है और कम टाइम दिया जाता है इस टॉपिक को। लेकिन आज इस वीडियो में भरपूर टाइम दूंगा मैं, और जितने कैटेगरी के क्वेश्चन हैं इसके वो सारे आपको डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड है पावर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इसको। पावर जैसे ये रेजिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V लगा रखा है हमने। मान लो मैं इसमें डेल्टा Q चार्ज फ्लो कराता हूँ, डेल्टा Q, ठीक है। तो वर्क डन टू मूव डेल्टा Q चार्ज, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हैं इसके अंदर। मूव चार्ज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये वर्क डन का पोटेंशियल डिफरेंस से क्या रिलेशन होता है बच्चों, डेल्टा Q इंटू वी, ठीक है। डेल्टा Q इंटू वी लिख सकते हैं ना। और अगर मैं आपसे कहूं कि यार डेल्टा Q करंट जो होता है वायर में वो होता है डेल्टा Q बाय डेल्टा T। अगर चार्ज का रेट कांस्टेंट है, ठीक है, तो फ्लो करने का, तो डेल्टा Q इक्वल टू आई। डेल्टा Q की जगह क्या लिख सकते हो, आई डेल्टा T इंटू वी, है ना। और वर्क डन अपॉन टाइम क्या कहलाता है बच्चों, पावर ना, है। तो पावर जो इसको डिलीवर हो रही है, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, वर्क क्यों करना पड़ रहा है, पहले तो ये सोचो। वर्क करना पड़ता है, अगर चार्ज फ्लो कराना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, फिर इलेक्ट्रॉन को वो टक्कर करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो एनर्जी लॉस करते हैं। तो उस एनर्जी लॉस का ये वर्क है, मतलब उसके अगेंस्ट, लॉस के अगेंस्ट वर्क करना है आपको। तो दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज V इंटू आई। तो ये पावर डिलीवर हुई जो भी इस रेजिस्टेंस को डिलीवर हुई, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को इतनी पावर डिलीवर हुई। तो P इक्वल टू वी आई लिखा आपने। अगर आप यहाँ पे V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, यहाँ V की जगह I रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, I इंटू आर, आई स्क्वायर आर। और अगर आप I की जगह V बाई आर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये V स्क्वायर बाई आर। तीन फॉर्मूले आपके पास पावर के बन जाते हैं ये, जिसमें पहले में वोल्टेज और करंट में रिलेशन है, दूसरे में करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन है, और तीसरे में वोल्टेज और रेजिस्टेंस में रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब यही हम समझते हैं कि जब पावर है तो भाई वर्क हो रहा है। अब वो एनर्जी जा कहाँ रही है, तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है इससे। तो देखो मैं इसे रब कर देता हूं। हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, पावर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या वर्क डन, ठीक है। मैं वर्क की बजाय अब डेल्टा H बाई डेल्टा T लिख देता हूं, डेल्टा H बाई डेल्टा T, या DH बाई DT लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। और ये किसके बराबर लिखा हमने, अगर मुझे पता है इसमें करंट आई जा रहा है तो आई स्क्वायर आर ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। DH इक्वल टू आई स्क्वायर आर DT, ये लिखा जा सकता है भाई। DT इधर ले गए तो जो टोटल हीट प्रोड्यूस हुई वो यहाँ से कैलकुलेट हो सकती है। मैं इसको, इस इंटीग्रेशन को टोटल हीट प्रोड्यूस डेल्टा H लिख दूँ, या H लिख सकते हैं। और जो भी टाइम इंटरवल है 0 से T तक, वो टोटल हीट आ जाएगी, ठीक है। ये टोटल हीट आई। सर हीट लॉस क्यों हुई, ये क्वेश्चन है। तो हीट लॉस होगी क्योंकि वर्क कर रहे हो आप, कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन में टक्कर हो रहे हैं, तो टक्कर में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो सारी की सारी सराउंडिंग में लॉस होगी, ठीक है। तो ये हीट प्रोड्यूस इक्वल टू है आई स्क्वायर आर DT। अगर करंट कांस्टेंट है, इफ आई इज कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट वायर में फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर, बाहर आ गया, DT 0 से T। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आई स्क्वायर आर T, ठीक है। और अगर आप वोल्टेज के टर्म में लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। आप वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस को एलिमिनेट करना चाहते हो तो वी आई टी,
ठीक है, 3 फॉर्मूले आप बना सकते हो। तो दोबारा समझते हैं, किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट भेजोगे आप तो पावर डिलीवर करनी पड़ेगी आपको। पावर डिलीवर करेंगे, उसके कंसेप्ट पढ़े आपने। पावर क्यों डिलीवर करनी पड़ती है? इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना है, वो टक्कर करेंगे, लॉस करेंगे, और इस प्रोसेस में सारी की सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में उड़ जाती है। ठीक है, अब मैं आपको, अब देखो होता क्या है, किसी वायर के क्रॉस यहाँ हर पॉइंट पे करंट सेम रहता है, पोटेंशियल गिरता जाता है। तो हम ज़्यादातर जब भी हमें लॉस पता करना होता है हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, क्योंकि करंट पूरे वायर में एक ही होगा। ठीक है, अब देखो एक बात बताता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये करंट जा रहा है इस रेजिस्टेंस में, ठीक है, तो इसके क्रॉस पावर कितनी होगी? तो पावर लिख लो आप I²R, ठीक है, और हीट कितनी होगी? I²RT, ठीक है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस में करंट ऐसे आ रहा है, अब पावर तो सेम होगी बच्चों, मतलब कोई साइन नहीं बदलेगा, ठीक है, और हीट लॉस में उड़ाएगा, मतलब रेजिस्टेंस को चाहे करंट लेफ्ट से मिले चाहे राइट से, ठीक है, वो सारी की सारी हीट एनर्जी को हीट की फॉर्म में उड़ा देता है। मतलब ये एक ऐसे नालायक बच्चे की तरह है, जैसे पैसे मम्मी से मिले चाहे पापा से मिले चाहे खुद कमाए, सारे पैसे उड़ाने हैं इसको। तो किसी भी डायरेक्शन से पैसा है उसको उड़ाना है, तो इसको हीट की फॉर्म में उड़ाना है। लेकिन अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी को भी पावर मिलती भी है और पावर देती भी है। कई बार आपको मैंने बताया पिछले कैपेसिटर में, इसमें एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर पावर करंट डिलीवर बाय बैटरी है, ठीक है, तो पावर गिवन बाय सोर्स, ठीक है, वोल्टेज V है तो P इक्वल टू VI, ठीक है, ये पावर गिवन बाय सोर्स है। और अगर करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, ठीक है, तो पावर गिवन टू द सोर्स है, गिवन टू सोर्स, मतलब इसको पावर मिल रही है, ठीक है, इस पे वर्क हो रहा है, और कितना? V इंटू आई, सेम होगा, ठीक है। और टाइम t में वर्क देखना है, ठीक है, वर्क देखना है, वर्क बाय सोर्स, तो ये भी आप लिख सकते हो VI इंटू टी। और वर्क ऑन सोर्स, वर्क ऑन द सोर्स, तो क्या लिख सकते हो? VIT। लेकिन इस केस में वर्क ऑन द सोर्स होगा, ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखेंगे पहले, कि ये एक रेस्ट सर्किट है, ये एक बैटरी है, 10 ओम, 20 ओम, ठीक है, छोटी वैल्यू लेते हैं, कैलकुलेशन में इजी रहेगा, और 5 वोल्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड पावर अक्रॉस ईच कंपोनेंट, ठीक है। सेकंड, फाइंड हीट लॉस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। थर्ड, वर्क डन बाय इन टाइम इन 2 सेकेंड कर देते हैं, ठीक है, 2 सेकेंड में कितना वर्क किया हीट लॉस हुई, और वर्क डन बाय सोर्स इन 2 सेकेंड, ठीक है, समझ में आया बच्चों? और फिर ये जो आंसर आएंगे इनसे कुछ कंक्लूजन लेंगे। देखो हमें बताना है पहले तो पावर, तो सबसे पहले तो करंट पता लगना चाहिए या वोल्टेज इनके क्रॉस, तो ईच कंपोनेंट, तो देखो करंट पता करते हैं, तो रेजिस्टेंस कितना हुआ भाई सर्किट का? 1 + 2 3, तो करंट हो जाएगा 5/1 + 2 यानी कि 5/3 एम्पियर। मानते हो? अब देखो फर्स्ट इसके क्रॉस पावर पता कर लेते हैं, ये A और ये B मान लेते हैं। पावर अक्रॉस है I²R, ठीक है, तो 5/3 × 1, 5/3 का स्क्वायर 25/9 वाट, है ना, ऐसा यूनिट वाट होगी। अब देखो B के क्रॉस 5/3 का स्क्वायर × 2, ठीक है, तो 25 दूनी 50, 50/9 वाट, ठीक है, समझ रहे बच्चों? देखो इसको जोड़ के देखें टोटल को कितना आएगा, PA + PB,
टोटल पावर लॉस देख रहे हैं, ठीक है। कितना हो गया 25/9, 50/9 कितना हो जाएगा 75/9 वॉट। क्लियर है। अब मैं ये पता करने जा रहा हूं इसके क्रॉस कितना वोल्टेज पावर होगी। तो पावर यहां पे डिलीवर बाय बैटरी है या गिवन टू द बैटरी है। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है, तो ऐसे केस में पावर डिलीवर बाय द बैटरी होती है। कितनी होगी चेक करें। देखो बच्चों, यहां लिख लेते हैं, जगह कम है इधर। तो ये हो जाएगा 5 × I, ठीक है। 5I कितना है 5/3, 25/3, ठीक है। पावर इक्वल टू होता है बच्चों V/I, तो ये आ गया 25/3। अच्छा, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो 25/3 है ये भी, ठीक है। और ये भी कितना आया 25/3 वॉट। मतलब जो पावर इसने डिलीवर करी वो इन दोनों के क्रॉस वर्क हुआ है उस पावर से, और उसका सम बराबर आ रहा है इसके। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद हीट लॉस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इन टाइम t। क्या कर सकते हो बच्चों, जैसे पहला दूसरे का पहला पार्ट, ये बात समझ में आ गई थी पावर की, भाई एनर्जी कंजर्वेशन रूल, ठीक है। अब हीट लॉस I²R ऐसे लिखेंगे ना इंटू टी, तो I²R इंटू टी, और ये हो जाएगा I कितना है 5/3 का होल स्क्वायर इंटू R इंटू टाइम 2 सेकेंड। R कितना है उसका 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 × 5 = 25, 25/9 इंटू 2, 50/9, ठीक है। क्लियर है। अब देखो, और दूसरा 5/3 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2 × 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100/9। ओह बच्चों, ये पावर नहीं है, हीट है, हीट लॉस, ठीक है। तो हीट H से लिख देते हैं, डेल्टा H। तो इतने जूल है ये, ठीक है। ये भी इतने जूल हीट आ गई। क्लियर है। तो इन दोनों के क्रॉस हीट पता लगी। अब वर्क डन बाय सोर्स इन 2 सेकेंड। तो आप सोचो, अगर आप इन दोनों देखो, वर्क डन बाय सोर्स, तो V × I × T कर लेते हैं। भाई पावर क्या पढ़ा था हमने, पावर होती है VI, तो इंटू टाइम कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। चेक करें, V कितना है 5, I कितना है 5/3, और टाइम कितना है 2 सेकेंड, ठीक है। 5 × 5 = 25, ठीक है, दूनी 50, 50/3 जूल। अच्छा, इन दोनों को जोड़ो, देखो ये हो जाएगा 150/9, और 150/9 क्या होगा 3 से काट दो इसको, ठीक है। 3 × 5 = 15, 50/3 जूल आएगा। जो टोटल सम है यहाँ हीट लॉस वो 50/3 है ना, और बैटरी से भी वर्क डन कितना हो रहा है 50/3 जूल। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी यहाँ कंज्यूम हो रही है उन दोनों के क्रॉस सम आएगा बराबर, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में यहाँ क्या होता है बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर इसी में यहाँ एक बैटरी और लगा दें ऐसे, ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, या छोटी वैल्यू रखते हैं 2 वोल्ट ऐसे, ठीक है। इसमें 2 सेकंड में टोटल वर्क डन बताना है, मतलब हीट लॉस बताना है, और वर्क डन बाय ईच डिवाइस। तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो यार, ये 6 ये 2, तो करंट ऑब्वियसली इधर जाएगा, ठीक है। तो करंट आएगा, मतलब मैं लिख देता हूं, हीट लॉस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस इन 3 सेकेंड, ठीक है। वर्क डन ऑन और बाय, भाई हमें नहीं पता कि वर्क हो रहा है या इस पे ये कर रहा है, बाय बैटरी, बाय ईच बैटरी इन 2 सेकेंड, ठीक है, इन 2 सेकेंड। ओ सॉरी, सेम टाइम लेंगे 3 सेकेंड,
ठीक है, देखो बच्चों, जब करंट लिखोगे तो करंट आएगा 6 माइनस 2 बाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 2, यानी कि 4/2, यानी कि 2 एम्पियर। ठीक है, करंट आ गया। अब हीट लॉस पता करना है रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई कितना होगा बताओ बच्चों, आई आ गया यहाँ से 2 का स्क्वायर, आर कितना है 2, करंट का स्क्वायर, और टाइम कितना है 3, 8 3 24 जूल। ठीक है, 24 जूल आ गया। अब पता करते हैं इसने कितना वर्क किया। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी ए, इसको ए मान लो, इसको बी, तो कितना हुआ बच्चों, V इंटू आई, है ना, VA इंटू आई। तो VA कितना है देखो 6, और करंट कितना था 2, तो 12 वोल्ट, 12 जूल। ठीक है, समझ में आया बच्चों, और 6 दूनी 12। अब देखो इस पे कितना वर्क हुआ, 4 जूल। एक मिनट बच्चों, V इंटू आई इंटू टी, है ना, ये तो भूल गए ना हम, टाइम भी तो मल्टीप्लाई करना था, 3 यहाँ तो करा है ना। हाँ, VIT बैटरी पे जब वर्क देखते हैं तो टाइम भी तो इंटू 3, तो 12 6 दूनी 12 3 36, 36 जूल। ठीक है, और वर्क डन ऑन बैटरी ए है, बाय बैटरी ए, बाय ए है। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी है, क्योंकि करंट इससे बाहर आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसमें करंट पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जा रहा है। तो यहाँ वर्क डन ऑन बैटरी लिखेंगे, दैट इज VB इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो VB कितना होगा बताओ, 2, ये रहा। करंट कितना है 2 इंटू कितना बच्चों ये 3, तो 4 3 12। ठीक है, 12 जूल। अब तुम ध्यान से देखो सोर्स कौन है इस क्वेश्चन में, मतलब एक्चुअल जो वर्क कर रहा है ये ऑन बी है वर्क, तो यहाँ वर्क सोर्स ये है, और इसने टोटल वर्क कितना किया 36 जूल, और यहाँ लॉस हुआ उसकी वजह से, और यहाँ इस बैटरी पे वर्क हुआ, तो इन दोनों का वर्क जोड़ो जरा, तो 24 प्लस 12, ठीक है, 24 प्लस 12 कितना आएगा 36 जूल, और वो किस वर्क बैटरी ने किया है वर्क, बैटरी ए ने। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि भाई एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल वर्क डन बाय बैटरी अगर रेजिस्टेंस लगे तो हीट की फॉर्म में उड़ जाता है। ठीक है, देखो अब ना एक बार क्या करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस है एक बार फिर इस पूरी वैल्यू को लिख लेते हैं, क्योंकि अब रेजिस्टेंस के क्रॉस हीट ही पता करनी होगी पूरे क्वेश्चंस में। तो जैसे करंट आई जा रहा है तो हीट जो होगी बच्चों उसको ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, और वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और वी आई इंटू टी। ठीक है, और ये जूल में होगी। अगर आपको इसे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक अलग यूनिट है इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। एक और यूनिट होती है किलोवाट आर, कमर्शियल यूनिट होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की, और ये होगी 1 किलो का मतलब 10 की पावर 3, वाट का मतलब बच्चों 1 जूल पर सेकेंड, आर का मतलब 36 सेकेंड, 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, 1 किलो वाट आर। ठीक है, ये लिखा जा सकता है, तो लिख लो इसको। ठीक है, अब देखो, और अगर करंट वेरिएबल है या रेजिस्टेंस कोई भी वेरिएबल है तो हीट को इस फॉर्म में लिखना चाहिए बच्चों, आई आर स्क्वायर डी टी। ठीक है, जो भी टाइम इंटरवल दे रखा है। ठीक, अब देखो नोट करें। अच्छा, एक चीज और समझ लो, अगर रेजिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट है तो करंट हीट करंट के प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो सकती है, और करंट और टाइम कांस्टेंट है और गिवन टाइम में मतलब, और अगर गिवन रेजिस्टेंस और करंट है तो टी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो जरा, एक तो क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है सिंपल, करंट जो है बच्चों
वो टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 4, ठीक है। दिस करंट इज अप्लाइड अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। एक 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऐसा करंट बह रहा है, ठीक है, और 2 सेकंड के लिए चलाना है, ये सेकंड में है, ये एम्पियर में है। तो फाइंड टोटल हीट प्रोड्यूस इन वायर। बताओ ये करंट वेरिएबल है कांस्टेंट है? बोलो बच्चों, ये करंट वेरिएबल है ना। तो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो देखो अब आपके पास जो भी मैथ्स वैथ्स है या नहीं, आप समझना पड़ेगा। इसका स्लोप ना नेगेटिव है, ठीक है। ये करंट, ये इक्वेशन इस फॉर्मेट की है, ठीक है। और y इक्वल टू, और माइनस m होता है टेन थीटा, x प्लस c होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये लेंथ। तो देखो, और थीटा यहाँ से कैलकुलेट कर लो, y इक्वल टू माइनस 10 थीटा, तो कितना हो जाएगा 4/2 नहीं हो जाएगा? ये लेंथ 2 और ये 4, तो 4/2 और x एज इट इज, प्लस इंटरसेप्ट कितना है बच्चों, ये लेंथ को इंटरसेप्ट बोलते हैं c, तो ये कितना हुआ 4, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए आपको। I क्या हुआ करंट, तो y की जगह I, और x एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रखा है t, तो I इक्वल टू माइनस 2t प्लस 4, ये बन गया। अब देखो, जब करंट वेरिएबल होता है तो हीट का फॉर्मूला होता है I²R dt, ठीक है। देखो बच्चों, और कितने टाइम के लिए? 2 सेकंड के लिए। तो हीट I² माइनस 2t प्लस 4 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 10 dt, ठीक है। तो देखो 10 बाहर आ जाएगा, और कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। 4t² प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं, 4 दूनी 8 चौक 32, एक बार फिर समझ लेते हैं, 2ab, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ठीक है। 16 2ab होता है ना बच्चों, 16t, ठीक है, dt। अब 0 से 2, अब मुझे लगता है सब सॉल्व कर सकते हैं इसको। 4t² dt, 16t, और 16 तो बाहर ही लिख लो, प्लस 16 बाहर आ जाएगा, 0 to t dt प्लस या माइनस 16t dt 0 to t, 0 to, सॉल्व कर लो, टोटल हीट आ जाएगी। तो ये बिल्कुल बेसिक आपको समझा अभी तक, फॉर्मूले कैसे इस्तेमाल करते हैं हीट का मतलब। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन जिसके पूछे जाते हैं, वो होता है किसी डिवाइस की रेटिंग, कि वो पावर कैसे कंज्यूम करता है। तो जैसे बल्ब, हीटर, गीज़र, इन सब के क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो जैसे ऐसे कोई भी बल्ब दे रखा है और बल्ब की रेटिंग दे रखी होती है, जैसे लिखा होता है 100 वोल्ट और 50 वाट, ऐसा कुछ लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसको बोलते हैं बच्चों रेटिंग, ठीक है। ये होता है रेटिंग वोल्टेज और बच्चों ये होता है रेटिंग पावर। रेटिंग पावर को वॉटेज भी बोलते हैं, ठीक है। रेटिंग पावर को वॉटेज भी बोलते हैं। इससे क्या करते हैं हम, इससे फायदा क्या होता है? जब किसी डिवाइस की रेटिंग दे रखी होती है तो आप एक बात दिमाग में बिठा लेना, हमेशा इससे आपको उस डिवाइस का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जैसे आपने पढ़ा है P इक्वल टू V²/R, ठीक है। तो मैं रेटिंग वोल्टेज को V0 लिख देता हूँ, ठीक है। तो V0² आएगा बच्चों, यहाँ से R आएगा V0²/P, ठीक है। इस तरीके से आप, जैसे ये बल्ब दे रखा है, मान लो आपको इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेटेड वोल्टेज है 100, ठीक है, और 100 × 100, और पावर कितनी है 50, तो 50 दूनी 100, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 200 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर है? इस तरीके से रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है किसी भी डिवाइस का। इसका एक्चुअल मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि अगर आप इस बल्ब के क्रॉस 100 वोल्ट अप्लाई करते हो तो 100 वोल्ट अप्लाई करने से ये 1 सेकंड में 1 जूल, क्योंकि वॉट का मतलब क्या होता है 1 जूल, 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 1 जूल 50 जूल हीट कंज्यूम करता है। दोबारा बोलता हूं, इस बल्ब के क्रॉस आप 100 वोल्ट अगर लगाते हो तो 1 सेकंड में 50 जूल हीट कंज्यूम करता है ये, ठीक है, मतलब लॉस कर देता है सराउंडिंग में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी 50 जूल कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और लॉस क्या करेगा, हीट या रेडिएशन, जो भी एनर्जी लॉस करनी है इसको। तो ये मतलब होता है रेटिंग का किसी भी डिवाइस के लिए, हीटर के लिए, सब के लिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ रेटिंग वोल्टेज, स्टैंडर्ड वोल्टेज। क्या जो हम उसको अप्लाई करेंगे वो भी उतना ही होगा, समझ रहे हो। जनरली जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत सारी किताबों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ध्यान रखना कि जब जो ये वोल्टेज होता है ये रेटेड वोल्टेज है, जरूरी नहीं कि अप्लाइड वोल्टेज इसके बराबर हो, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज अलग अलग चीज़ है, रेटिंग वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज या रेटिंग। अप्लाइड वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। तो जैसे इंडिया में हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट स्टैंडर्ड है। वो अलग बात है कि फ्लक्चुएशन होता रहता है, ज़्यादातर अधिकतर वोल्टेज, ज़्यादातर केस में वोल्टेज ज़्यादा आता है हमारे घरों में। उसके कुछ कारण है, 230 के आसपास भेजती है जो हमारी बिजली विभाग है, वोल्टेज ज़्यादा भेज के एम्पियर कम करती है, ठीक है, बचाती है एनर्जी को। लेकिन हम थियोरेटिकली यही मानते हैं कि 220 वोल्ट आता है हमारे घर में, ठीक है। तो किसी भी बल्ब के लिए आपको क्या करना है, यहां से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको, बल्ब हो चाहे हीटर कुछ भी, ठीक है। अ बल्ब ऑफ 220 वोल्ट या 110 वोल्ट एंड 50 वाट, ठीक है, is applying across 220 volt. Find the power develop across it. देखो बच्चों, ये बल्ब की रेटिंग है, ठीक है, 110 वोल्ट और 50 वाट, और आपने कितने पे लगाया उसको, 220 वोल्ट पे। पहली बात तो ये कि ऐसा हो भी सकता है कि फ्यूज हो जाए, लेकिन इसने ऐसा कुछ बोला नहीं तो हम मानेंगे भाई चल सकता है, 220 पे भी है। तो सबसे पहले क्या करो, रेजिस्टेंस फाइंड करो। कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक सर्किट की तरह ट्रीट करना है। R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, है ना, वी नॉट स्क्वायर बाय पी, मतलब पी है रेटेड पावर, है ना, वॉटेज। तो अब देखो, वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट कितना है बच्चों, सोचो, वी नोट हुआ 110 और ये 50, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 और 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, समझ रहे हो बच्चों। हाँ, मतलब इसको मैंने डिवाइड कर लिया तो ये आ गया 22, भाई मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 242, तो 242 ओम रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कितनी पावर डेवलप हो रही है, तो पावर डेवलप 50 वाट तो तब होती है जब 110 अप्लाई करें। आपने कितना अप्लाई कर रखा है, 220, तो अब कितनी पावर डेवलप होगी, तो बच्चों P डैश लिख लेते हैं उसको। और मतलब आप सोचो कि बल्ब को ऐसे लगाया गया होगा 220 के क्रॉस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, जो भी दिया है। तो पावर कितनी हो जाएगी, V स्क्वायर बाय R, और V कितना हो जाएगा 220 इंटू 220, है ना, अपॉन कितना बच्चों, रेजिस्टेंस कितना है 242, ठीक है। तो देखो इसे कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 121,110, ठीक है। तो 220 इंटू 110 अपॉन 121 वाट। आगे इसकी कैलकुलेशन आप करो तो समझ में आ गया ना, पावर बिल्कुल डिफरेंट आएगी ना इस 50 वाट से, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, इनको समझने की कोशिश करना बच्चों।
जैसे रेजिस्टेंस होता है बच्चों V नॉट स्क्वायर बाय P, ठीक है, P वॉटेज है, ठीक है। तो ज़्यादातर बल्ब जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं वो सेम वोल्टेज पे चलते हैं। हमारे घर में ना जो सप्लाई होती है बच्चों वो पैरेलल में होती है। जैसे आप ये देखो, जैसे स्विच है ऐसे, तो इस टर्मिनल के क्रॉस और इसके क्रॉस, दोनों के क्रॉस सेम वोल्टेज 220 वोल्ट मिलेगा। जितने भी इस डिवाइस हैं, जितने भी आपने स्विच घर में लगे हुए हैं, सब पे 220 वोल्ट मिलेगा। सबकी प्रॉब्लम मतलब जो जैसे घर में एसी चल रहा है तो एसी डिवाइस सबको, जैसे एसी लिख लो आप, हीटर लिख लो घर में आप, बल्ब, ठीक, गीज़र, कोई भी डिवाइस, गीज़र की स्पेलिंग तो इन सब के क्रॉस 220 वोल्ट होता है, ठीक है, 220 वोल्ट। लेकिन जो जितना ये एसी है, एसी ज़्यादा करंट विड्रॉ करता है। एसी मतलब एयर कंडीशनर, मतलब ध्यान रखना, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं बोल रहा हूँ मैं। गीज़र भी ज़्यादा एम्पियर, छोटे डिवाइस होते हैं जैसे बल्ब हुआ, एलईडी हुआ, इनके एम्पियर कम होते हैं। मतलब करंट सब में अलग अलग हो सकता है, होता ही है, लेकिन वोल्टेज सबको मिलता है सेम, ठीक है। तो यहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, जो जैसे एक 100 वाट का बल्ब है, एक 50 वाट का, जैसे एक एलईडी है 6 वाट की, है ना, मतलब एग्जांपल ले रहे हैं, बल्ब है 6 वाट का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यार इनमें सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा। तो देखो वोल्टेज सबके सेम होते हैं, तो जिसकी पावर कम होगी, ठीक है, जिसकी वोल्टेज कम होगी, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, बशर्ते स्टैंडर्ड वोल्टेज, रेटिंग वोल्टेज सेम है। तो नोट, इफ रेटिंग वोल्टेज आर इक्वल then low voltage bulb will have more resistance, ठीक है। मतलब जो छोटे वाट का बल्ब होता है ना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, और ज़्यादा वाट का बल्ब है ना, जो 100 वाट का, ऐसे 200 वाट का बल्ब होता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस समझ में आ गई बच्चों ये बात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन आते हैं कि कौन बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन लेस ग्लो करेगा। तो एक एक करके, पहले फ्यूज करने के क्वेश्चन भी आते हैं, तो पहले ग्लो करने वाले बता रहा हूं। विच बल्ब विल ग्लो मोर, विल ग्लो मोर, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। पहले एक जनरल केस करते हैं, जैसे दो बल्ब हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, 220 वोल्ट और पावर होगी बच्चों 100 वाट। दूसरा बल्ब है, ये बल्ब ए है, दूसरा बल्ब है जिसकी पावर है, वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट है और 50 वाट है पावर, ठीक है। तो ये लो वोल्टेज बल्ब हुआ, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है किसी डिवाइस का, दैट इज V नॉट स्क्वायर बाय, देखो बच्चों क्या हो जाएगा, पावर, है ना। तो यानी कि यहाँ, अब मुझे बताओ वोल्टेज, तो रेटेड वोल्टेज दोनों का सेम है, 100 वाट है 50 वाट है, किसके क्रॉस और किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अभी समझा मैंने, रेजिस्टेंस ऑफ यहाँ लो वोल्टेज बल्ब है जो बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है किससे, ए से, ठीक है। बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इसकी पावर कम है बी की, ठीक है। अब हमने इन बल्ब को किसी सप्लाई से लगा दिया, देखो बच्चों वो सप्लाई रेटेड वोल्टेज के बराबर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। फिर फॉर एग्जांपल मैं इसको V लिख देता हूँ, ये B और ये A। अब बताओ कितनी पावर डिलीवर होगी। तो A को मिलेगी, वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम है ना, तो वोल्टेज सेम है, तो इसका मतलब पावर हो जाएगी V स्क्वायर बाय RA, ठीक है। और PB इक्वल टू V स्क्वायर बाय RB, क्लियर है। तो देखो यहाँ वोल्टेज दोनों को अभी भी सेम मिल रहा है, जो भी वोल्टेज होगा, ठीक है, जो भी अप्लाइड वोल्टेज होगा वो सेम भी हो सकता है, 220 और अलग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं 110 वोल्ट ले लेता हूँ। अब आपको पावर देखनी है, तो देखो जिसका रेजिस्टेंस कम है, ए का रेजिस्टेंस कम है ना, तो रेजिस्टेंस कम है तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, ये ज़्यादा ग्लो करेगा। इसका मतलब है ये ज़्यादा करंट को ड्रॉ करेगा, ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, इसका मतलब ज़्यादा पावर डेवलप होगी, है ना, हीट I स्क्वायर RT। तो इसका मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप याद भी कर सकते हो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लो वॉटेज बल्ब, वोल्टेज नहीं वॉटेज है, ठीक है, बल्ब विल ग्लो मोर। ठीक, एक तो थियोरेटिकल बात ये मिल गई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन में पावर कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहां से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो जैसे, ठीक है। आर ए कितना होगा, देखो आर ए कैलकुलेट कर लो कितना, 220 का स्क्वायर अपॉन 100। ऐसे आर बी कैलकुलेट कर लो 220 का स्क्वायर अपॉन 50, ठीक है। यहाँ रखो वैल्यू। अब देखो V इसमें केस में क्या होगा, 110, तो 110, ठीक, 110 है ये, इसका स्क्वायर, और रेजिस्टेंस क्या लिखा जाएगा, 220 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस पावर 100। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे 110 का स्क्वायर अपॉन 220 बाय 50, ये सॉल्व कर सकते हो, पावर आ जाएगी। क्लियर है। अगर इन्हीं रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में लगा रखा होता, ठीक है, तो अब ये पहला केस आपने पैरेलल में देखा, अब सीरीज में। तो देखो बच्चों, सीरीज में अगर इन दो बल्ब को लगाया होता आपने, मान लो सप्लाई वोल्टेज सेम भी हो सकती है, मैं अलग ले रहा हूं, तो 110 वोल्ट लिख दिया, ठीक है, 110 वोल्ट, ये ए और ये बी। अब फिर पावर चेक करनी है। तो देखो बच्चों, अब सोचो, अब पावर का फॉर्मूला लगाना है मुझे, या तो इनके क्रॉस वोल्टेज डिवाइडर से वोल्टेज पता करो। एक बात हमें साफ समझ में आ रही है कि यहाँ इनके रेजिस्टेंस आपको पता होंगे, और आप इसको एक सर्किट मान लो ऐसे। रेजिस्टेंस अभी मैंने पिछले पार्ट में कैलकुलेट करे हैं, तो ये आर ए, ये आर बी, ठीक है, ये करंट है 110 वोल्ट। तो करंट कितना होगा, I इक्वल टू वी 110 बाय आर ए प्लस आर बी, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो आर ए आर बी, मैंने पिछले केस में भी जस्ट बताया आपको। अब मैं पता कर रहा हूँ यार पावर कितनी डेवलप होगी, तो ये पावर नहीं होती, ये तो रेटेड पावर है ना, वॉटेज पावर तो अब करंट के हिसाब से डिसाइड होगी ना। तो ए के क्रॉस पावर होगी आई स्क्वायर आर ए, और बी के क्रॉस आई स्क्वायर आर बी, ठीक है। आर ए आर बी कैलकुलेट कर रखे हैं, ये करंट यहाँ से कैलकुलेट करो। अब आप समझो, यहाँ देखो करंट दोनों में सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर कम हो जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर ज़्यादा। रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, जिसके वोल्टेज कम होंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है आपको पता है, पिछले केस में आपने देखा था आर ए आर बी, है ना। लो वोल्टेज बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब इस केस में कौन ज़्यादा जगमगाएगा, ए बल्ब, ठीक है। सॉरी, अरे ये तो बी है ना, रेजिस्टेंस ऑफ बी विल बी हाई, ठीक है। तो बी की पावर ज़्यादा होगी बच्चों, लो वोल्टेज बल्ब का होता है ना रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो ये ज़्यादा जगमगाएगा। कौन, बी, 50 वाट का बल्ब। यानी कि एक बात सोचो, अगर सीरीज में आपसे एक 100 वाट का बल्ब लगाओ, ठीक है, 100 वाटेज, वाट बोल रहा हूँ मैं, और एक 0 वाट बोलते हैं जिसको, आता है ना छोटा बल्ब, वो 0 वाट होता नहीं एक्चुअल में, 5-6 वोल्ट होता है, तो उसको कम बनाने के लिए कंपनी 0 बोल देती है, जो गलत चीज़ है। तो 0 वाट यानी कि छोटे वोल्टेज का बल्ब, या एग्जाम्पल लेते हैं, 5 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का बल्ब है, दोनों को सीरीज में लगा दो। तो मज़ेदार बात है कि जो 5 वाट का बल्ब होगा ना, वो ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन सीरीज लो वोल्टेज bulb will glow more, bulb will glow more, ठीक है, समझ में आया बच्चों, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन था कि कौन बल्ब ज्यादा ग्लो करता है कौन नहीं, और अगर पावर वगैरह पूछता है तो बिल्कुल न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस बना लिए, करंट पता करो, हर एक के क्रॉस पावर पता लग जाएगी आपको, तो कितनी डिलीवर हो रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड पावर है, व्हाट इज एक्चुअल पावर, यहां से सॉल्व करके लिख लो, ठीक है। जो अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें ये पूछा जाता है कि कौन सा बल्ब फ्यूज कर जाएगा कौन सा नहीं करेगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 बल्ब हैं, इसकी रेटिंग दे रखी है कि 25 वाट का बल्ब है जो 220 वोल्ट रेटेड है वोल्टेज उसका, और इसका रेटेड वोल्टेज है 220 वोल्ट और 100 वाट है, ठीक है। इन बल्ब को किसी सप्लाई के अक्रॉस
440 वोल्ट डीसी सप्लाई, आप डीसी पढ़ रहे हैं अभी, वैसे डीसी सप्लाई के क्रॉस अप्लाई करना है, पहले अप्लाई करना है सीरीज में। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा बल्ब फ्यूज कर जाएगा। तो देखो आपने इसको कितने वोल्टेज के ऑपरेट करने पे बनाया, 220 पे। अगर किसी भी केस में इसमें 220 से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई हो गया तो ये उड़ जाएगा, मतलब फ्यूज़ हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने इसे 440 वोल्ट दे दिया, ये ए बल्ब है और ये बी बल्ब है, ठीक है। इनके रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो आर ए कितना होगा बच्चों, वी स्क्वायर बाई पी, तो 220 का स्क्वायर और बाय पावर 25। आर वी कितना होगा, मतलब बिल्कुल आपको सर्किट मान के चलना है इसको। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 100 वाट, ठीक है। देखो बच्चों करंट पता करते हैं यहाँ पहले। तो करंट होगा 440 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस आर ए प्लस आर वी, ठीक है। अब इसके क्रॉस वोल्टेज वी ए और इसके क्रॉस वी बी, तो वी ए कितना होगा, तो आई इंटू आर ए, ठीक है। तो आई 440 अपॉन आर ए होगा 220 का स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 220 का स्क्वायर अपॉन 100 इंटू रेजिस्टेंस आर ए, फिर 220 का स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है। आप इसे सॉल्व करो, ये वैल्यू आती है बच्चों, वोल्टेज आता है ये 352 वोल्ट कैलकुलेशन करने से, ठीक है। और वी बी जो आता है, वी बी आएगा आई इंटू आर बी, ठीक है, आई इंटू आर बी, और ये आई तो सेम, ठीक है, और आर बी आप लिखोगे तो ये वैल्यू ये लिख दोगे। तो ये सॉल्व करके आता है बच्चों 88 वोल्ट, ठीक है, 88 वोल्ट। अब आप देखो इस केस में आपने कितना अप्लाई किया यहाँ, 440 वोल्ट ना, और इसके क्रॉस कितना वोल्टेज लगा हुआ है, 352। रेटेड वोल्टेज कितना है इनका, 220। तो इस वाले बल्ब के क्रॉस 352 वोल्ट लगा दिया, 352, तो भाई ये खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आएगी यार, ऐसे केसेस में जब सीरीज में आप ऐसे सप्लाई लगाते हो और रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्ट अप्लाई करते हो, तो उस केस में लो वोल्टेज बल्ब फ्यूज हो जाता है, ठीक है। बल्ब विल गेट फ्यूज्ड, ठीक है, याद रखना बच्चों। अगर आप सीरीज में बल्ब लगा रहे हो और अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, तो जो लो वोल्टेज बल्ब होगा वो उड़ जाएगा। अब ये बात देखते हैं पैरेलल में क्या होगा। तो पैरेलल में देखो बच्चों, कुछ बुक्स में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं जिनमें फ्यूज भी का भी टाइम दे रखा होता है, फ्यूज लगाते हैं ना, एक वायर लगाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, वो सब अब चले गए, क्वेश्चन अब नहीं रहे, पहले होते थे, अब वो सिलेबस से बाहर हो गए हर एग्जाम के, ठीक है। तो ये बल्ब है, आप देखो आपने 440 वोल्ट लगा दिया, ठीक है, और ये सेकंड केस कौन है, पैरेलल। तो बच्चों क्या होगा इस केस में, दो रेजिस्टेंस लगा रखे हैं आपने, दोनों पैरेलल में, दोनों बल्ब, तो दोनों का क्रॉस 440 हो जाएगा ना, ठीक है, 440। तो इसका मतलब दोनों 220 से ऊपर लगा दिया। तो यानी कि आप आज से याद रखोगे कि जब सोर्सेस हैं हमारे, जो डिवाइस हैं, उनको रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज दोगे और वो पैरेलल में लगा रखे हो, तो सारे ही बेकार हो जाएंगे, ठीक है। तो घर में जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं वो सब क्या कर रखा होता है, वो सारे पैरेलल में लगे होते हैं। तो अगर एक टॉलरेट वैल्यू से, जितना हम, जैसे 220 तो आता है, लेकिन फिर भी डिवाइस ऐसे बनाए जाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टॉलरेशन ले सकते हो, 220 से कुछ ज़्यादा, मान लो 240 तक झेल सकते हैं, उससे ज़्यादा लगा दिया आपने तो भाई उड़ जाएंगे ये। तो पैरेलल में सारे ही डिवाइस, हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू अगर हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड वोल्टेज ही 220 है, इससे ज़्यादा होने पे उड़ जाएंगे, तो सारे ही मेल्ट कर जाएंगे, सॉरी फ्यूज़ कर जाएंगे। तो अब एक बार दोबारा बोलता हूँ कि सीरीज में तो देखना लो वोल्टेज बल्ब फ्यूज़ होता है और पैरेलल में सारे ही बल्ब फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब देख अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा पेट क्वेश्चन है भाई, ये IIT में आया था कभी, और आज भी ये फेवरेट क्वेश्चन है मेरा इसको लेके, पावर को। इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा है, बस लॉजिक वही है कि जैसे 3 बल्ब हैं, देखो ये बल्ब B1, B2, B3, ये इनकी वाटेज दे रखी है, 100 वाट, 60 वाट और 60 वाट, समझ रहे हो, वाटेज दे रखी है। तो जरूरी नहीं कि ये वाटेज ही यहाँ डिलीवर मिले, भाई कि स्टैंडर्ड वोल्टेज की हमें वैल्यू नहीं पता,
तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि अगर इनकी आउटपुट वॉटेज, मतलब ये W आउटपुट वॉटेज है, आउटपुट पावर बोलो, पावर है इस जगह इस सर्किट में, क्योंकि आउटपुट पावर स्टैंडर्ड वोल्टेज से अलग हो सकती है, सप्लाई पे डिपेंड करता है ना, अभी समझाया था। तो आउटपुट पावर में क्या रिलेशन होगी, 4 ऑप्शन दे रखे थे, सिंगल चॉइस ही होगा। तो देखो सबसे पहले क्या सिखा रखा है कि जब भी बल्ब दे रखे हो सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि देखो इन दोनों के वोल्टेज बराबर हैं, ठीक है। तो पहले मैं R1 लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड वोल्टेज V²/100, ठीक है, 100 वाट, V²/P होता है ना पावर, ये देखो P = V²/R, तो यहाँ से R इधर ये, और R2 कितना होगा बच्चों, देखो स्टैंडर्ड वोल्टेज तीनों का सेम मान रहे हैं हम, नहीं माने तो नहीं कर पाएंगे हम क्वेश्चन को, ये दे नहीं रखा क्वेश्चन में, मानना पड़ेगा। R2 भी उतना ही होगा और R3 भी, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब सोचो इसके क्रॉस भी 250 वोल्ट होगा और इन दोनों के क्रॉस, तो पहले इसके क्रॉस बल्ब पावर देख लेते हैं। तो W3 कितना होगा बच्चों, V²/R1। सर क्यों लिखा आपने, क्योंकि इसके क्रॉस 250 है और अपॉन रेजिस्टेंस, तो 250, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती है इनकी, 250 का स्क्वायर R1 कितना हो जाएगा, V² × 100, ठीक है बच्चों, फर्स्ट। अब देखो, अब यहाँ फिर वही ये 2 रेजिस्टेंस मान लो ऐसे, ये R1 ये R2, ठीक है, करंट I। तो देखो ये पहले तो I लिख लेते हैं, I हो जाएगा 250 अपॉन, भाई 220 ही लगेगा ना यहाँ पे, 250, समझ रहे हो बच्चों, 250 अपॉन रेजिस्टेंस R1 + R2। अब W1 कितना होगा, जैसे ये, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों I² × R1, ठीक है, और I² होगा 250 का होल स्क्वायर अपॉन R1 + R2, ठीक है, R1 + R2, तो R1 और R2, तो V²/100 प्लस, समझ रहे हो, मैं I लिख देता हूँ यहाँ 250 अपॉन R1 + R2, तो मैं R1 R2 की वैल्यू रख रहा हूँ, V² R2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो V²/60, ठीक है, इंटू R1, फिर R1 लिखा V²/100, तो यहाँ से V² कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही W3 फिर तो आ गया, ये W1, अब W2, देखो बच्चों W2 आएगा I² R2, ठीक है, और ये हो जाएगा 250 का स्क्वायर अपॉन V²/100 प्लस V²/60 इंटू इसका रेजिस्टेंस R1 कितना है, और R2 V²/60, ठीक है बच्चों, क्लियर है, और R1 था V², ठीक है। आप इन तीनों का रेशियो कैलकुलेट करो, मतलब W1, W2, W3, ठीक है, इन तीनों को डिवाइड करो, कॉमन वैल्यू कट जाएगी, ये आएगा बच्चों, ये रेशियो आता है 15:25, मुझे याद रहता है ये क्वेश्चन, 1:64, ठीक है, ये वैल्यू आती है। तो बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, W3, फिर W2, फिर W1, ठीक है, तो ये D ऑप्शन सही है, ठीक है। बस किया क्या हमने, रेशियो कैलकुलेट, वैल्यूज कैलकुलेट करी है। अब V स्टैंडर्ड वोल्टेज नहीं दे रखा आपको, तो सब में सेम आना, तो रेशियो लेंगे, रेशियो से कट जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी, रेशियो पता करके हम पता कर लेते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। खुद से करो इस कैलकुलेशन को। अब देखो अब एक बड़ा पेट सा क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है कई कई साल में, कभी जेई में आता है, कभी नीट में। क्वेश्चन है कि 2 बल्ब है, ठीक है, 2 या 3 कितने बल्ब हो सकते हैं, 2 का एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेशन बड़ी बुरी, आज आप देख रहे होंगे कि सारी कैलकुलेशन कंप्लीट मैं कर नहीं रहा हूँ, आप लोगों से करा रहा हूँ। तो जैसे इस बल्ब की रेटिंग दे रखी है, V0 वोल्टेज है और पावर है P1, ठीक है, स्टैंडर्ड वोल्टेज, V0 रेटिंग है, पावर है P2, ठीक है। इन बल्ब को बच्चों पहला केस लेते हैं, सीरीज में लगा दिया, तो हमसे पूछा जाता है टोटल कितनी पावर कंज्यूम होगी, टोटल पावर कंज्यूम। तो देखो आपने इन्हें सीरीज में लगा दिया और हम टोटल पावर देखने जा रहे हैं, और सप्लाइड वोल्टेज V है, अप्लाइंग वोल्टेज, अब ये रेटेड वोल्टेज है ना, और ये सप्लाइड वोल्टेज है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे 2 रेजिस्टेंस में तोड़ लिया
R1 R2। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो पावर होगी क्या लिखी जाएगी, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इक्वलेंट, टोटल पावर कंज्यूम। भाई वोल्टेज वी है और इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है सीरीज में, बोलो आर इक्वलेंट R1 प्लस R2। भाई पूरे सर्किट का एक मान लिया ऐसे, आर इक्वलेंट और वोल्टेज वी, सिंपल सी बात है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस बल्ब के लिए R1 लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा, वी नोट स्क्वायर बाय P1, और R2 लिखा जाए तो वी नोट स्क्वायर बाय P2। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर, R1 कितना होगा बच्चों, वी नोट स्क्वायर बाय P1 और वी नोट स्क्वायर बाय P2। क्लियर है, ये फॉर्मूला है। अगर ऐसा हो जाए, इफ v इक्वल टू वी नोट, मतलब अभी तक ऐसा नहीं है कुछ, आजकल कोई बच्चे गलतफहमी में रटक के बैठे जाते हैं फॉर्मूले को, ध्यान रखना है तभी होते हैं जो फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं मैं, कि जब अप्लाइड वोल्टेज स्टैंडर्ड वोल्टेज के, रेटिंग वोल्टेज के बराबर हो जाए तब क्या कर सकते हैं। देखो अब क्या होगा, P इक्वल टू, ये वी नोट लिख देता हूं मैं इसको, वी नोट का स्क्वायर 1 बाय P1 1 बाय P2। ठीक है, कट जाएगा ऐसे। देखो ये पावर इधर ले जाओ और इसको रेसिप्रोकल में ले आओ, तो 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 1 बाय P। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2। लेकिन कंडीशन अप्लाई किया है ये वाली, कि जब अप्लाइड पावर, अप्लाइड वोल्टेज रेटिंग वोल्टेज के बराबर होता है, तो अगर दो बल्ब हैं जिनकी वोल्टेज P1 P2 है, तो इफेक्टिव पावर जो बैटरी से इस मिल रही है इस सर्किट को, वो होगी हार्मोनिक सम, है ना, हार्मोनिक बोलते हैं ना इसको। तो ये था सीरीज में। अगर पैरेलल में लिखना हो, अगर इनको पैरेलल में लगाया जाए तो देखो बच्चा, तो पैरेलल में ये हो जाएगा, पैरेलल में कैसे लिखेंगे, जैसे दो बल्ब हैं, देखो P1 ये R मतलब A और ये B। देखो बच्चों इस केस में बिल्कुल ऐसे ही लिखो आप, टोटल पावर ये हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन R इक्वलेंट, वही लिख सकते हैं नहीं, है ना। और R इक्वलेंट कितना होगा इस केस में, सोचो भाई, इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्वलेंट लिख लिया ऐसे, वोल्टेज V इंडिविजुअल भी कैलकुलेट कर सकते थे, क्या लिखा जाएगा, V स्क्वायर, R इक्वलेंट होता है बच्चों R1 R2 ऊपर R1 प्लस R2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो V स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, देखो बच्चों R1 की जगह जो रेटेड है V नोट स्क्वायर बाय P1 और V नोट स्क्वायर बाय P2। ठीक है, V स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो आप ऐसे लिख लो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो देखो V स्क्वायर, भाई ये डिवाइड में ले जाओ इसको, इसको डिवाइड में ले जाके ये बन जाएगा ना R1 से R1 1 बाई R1, मतलब ये वाला टर्म, और इसमें डिवाइड करोगे तो 1 बाई R2, ऐसे बन सकता है। अब R1 की जगह देखो ये लिखो, कितना हो जाएगा P1 अपॉन V नोट स्क्वायर, यहाँ से, है ना। R1 की जगह नीचे 1 अपॉन R1 करके देखो उल्टा बन जाएगा ये, और R2 की जगह तो लिखोगे V नोट स्क्वायर, और ये P नोट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, P2, ये P2 है। अब देखो अगर V यहाँ पे भी V नोट के बराबर हो जाए तब क्या होगा बच्चों, P इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, तो देखो भाई V नोट कट गया, P इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी कि अगर दो बल्ब हैं जिनकी वाटेज है P1 P2 और उनको पैरेलल में लगाया है, तो जो एक्चुअल पावर होगी दैट विल बी P1 प्लस P2। तो जैसे आपके घर में 4 बल्ब लगे हैं 100 वाट के, तो टोटल पावर ऐड होगी उनकी, इसलिए पावर ज़्यादा आएगी, ज़्यादा बिजली बनेगी, बिल आएगा। अगर वो सीरीज़ में लगे होते तो कम आती, लेकिन सीरीज़ में लगने से डिवाइस का खतरा होता है ब्लास्ट होने का,
और बहुत सारी चीज़ जो आपने समझी अभी, ठीक है। तो पावर इस तरीके से लिखी जाएगी, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि एक दो इलेक्ट्रिक कॉयल है, कॉयल ए और कॉयल बी, वो किसी पानी को उबाल रही हैं। जैसे कोई 1 किलोग्राम पानी ले ले एग्जाम्पल, बॉयल द सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन टाइम T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन फॉर सेम अमाउंट ऑफ वाटर इफ कॉयल आर कनेक्टेड इन सीरीज आर इन पैरेलल। तो पहले ऐसे क्वेश्चन का तरीका समझ लो। जैसे कभी इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन मिले तुम्हें कि पर्टिकुलर अमाउंट हीट करना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो एम सी डेल्टा टी, एम मास होगा, सी स्पेसिफिक ही, डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज होगा, ठीक है। और अगर फेज चेंज कराना है तो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऐसे। तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन जबरदस्ती डाले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये समझना है कि हीट अप कर रहे हैं तो हीट लिख सकते हो आप इस फॉर्मेट में, लेकिन जरूरत भी नहीं पड़ती है ऐसे क्वेश्चन में। जैसे अब मैं तुम्हें समझाऊं, ये एक कॉयल मान लो आर ए, तो रेजिस्टेंस मान लो इसको, ठीक है। ये आर बी, और इसके क्रॉस वोल्टेज वी अप्लाई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वोल्टेज, मतलब भाई जो सप्लाई वोल्टेज दोनों के घर में अप्लाई हो रहा है तो एक ही वोल्टेज होगा दोनों पे। तो समझ आया? अब देखो इसका रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज ये हो गया। अब पावर के तरीके से पिछले मेथड से भी इस्तेमाल कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो। अब सोचो अगर इस केस में भाई हमें कितनी हीट चाहिए, डेल्टा एच, दैट इज इक्वल टू एम एल मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो मैं इस टर्म को हटा ही लेता हूँ। ये कितनी देर में हीटअप करेगा, वी स्क्वायर बाय आर ए इंटू टी वन, ठीक है। भाई हीट क्या होती है, पावर इंटू टाइम, और उतना ही अमाउंट को, सेम अमाउंट को, ये मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसे हीट के बराबर बोला है, ये कितनी देर में करेगा, वी स्क्वायर बाय आर बी इंटू टी टू, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? अब देखो जब ये सीरीज में लगेंगे दोनों, ठीक है, सेम वोल्टेज के अक्रॉस आर ए आर बी, तब ये कितनी पावर देगा, ठीक है, टोटल पावर क्या दी, ठीक है। इनको क्या करना है, वही पानी गर्म करना है, उतनी हीट चाहिए, लेकिन टाइम कुछ और लगेगा। तो अगर मैं पावर लिखूं जो यहाँ से पैदा होगी, वो होगी वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट होगा आर ए प्लस आर बी, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो बच्चों। और ये जो पावर होगी ये होगी डेल्टा एच अपॉन टाइम लगेगा कुछ, इस बार डेल्टा टी लिख दिया, वी स्क्वायर अपॉन आर ए कितना होगा देखो समझ रहे हो, पावर हीट रिक्वायर्ड वो तो सेम रहेगी, उतना ही पानी गर्म करना है बच्चों। मान लो आप उसे लिखना चाहते हो एम एल मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, उबालना है पानी, तो वो सेम रहेगा ना इस केस में, टाइम अलग लगेगा। आर ए कितना होगा बताओ, वी स्क्वायर बाय डेल्टा एच इंटू टी वन, और ये वी स्क्वायर बाय डेल्टा एच इंटू टी टू, ठीक है। देखो बच्चों वी स्क्वायर कट गया, वी स्क्वायर से डेल्टा एच ऊपर जाएगा दोनों जगह से, तो डेल्टा एच कट जाएगा इस वाले डेल्टा एच से, ये ऊपर जाता ना ऐसे, तो 1 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1 अपॉन टी वन प्लस टी टू, ठीक है। बस समझ रहे हो बच्चों, डेल्टा एच चलो जिंदा कर लेते हैं, दिखाता हूँ कैसे। ये ऊपर जाएगा तो डेल्टा एच यहाँ से तो कटेगा ना ये, तो डेल्टा टी क्या आ गया अब, टी वन प्लस टी टू, ठीक है, टी वन प्लस टी टू। और अगर आप मतलब ये अगर आप पावर के फॉर्मूले से जो मैंने अभी सिखाया था उससे करना चाहते हो, तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी वन पी टू अपॉन पी वन प्लस पी टू, ठीक है। तो पावर कितनी हो जाएगी यहाँ, सोचो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी, जैसे इस वाले के इसकी P1, तो वो हो जाएगी डेल्टा एच अपॉन टी वन, यहाँ डेल्टा एच अपॉन टी टू अपॉन ये कितनी हो जाएगी डेल्टा एच बाई टी वन, है ना, प्लस डेल्टा एच बाई टी टू। समझ रहे हो भाई, हीट अपॉन टाइम, है ना। देखो अब एलसीएम लो, वही आएगा डेल्टा एच अपॉन, और इसको लिखोगे डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा एच कॉमन ले लो एक, तो एक तो इसको काट देगा, यहाँ से कॉमन लेके, है ना, और एक डेल्टा एच इसको काट देगा, 1 बाई डेल्टा टी। देखो यहाँ से ऊपर जाएगा टी वन टी टू अपॉन टी वन टी टू और टी वन प्लस टी टू, कट के वही आ गया ना। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यानी कि टाइम ऐड हो जाता है सीरीज में, यानी कि अगर आप इन्हें सीरीज में यूज़ करोगे ना, 2 कॉइल हो एक केटल में, तो सीरीज में करके ना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसका मतलब पैरेलल में कम लगता होगा। चलो चेक करते हैं। अब पैरेलल सेकंड केस,
तो ये 2 कॉइल हैं और भाई फिर ये वोल्टेज लगा दिया, ये R1 R2। देखो इस केस में बच्चों पावर I² या हाँ V² अपॉन R=, और R= कितना होगा बच्चों, याद करो 1/R= होता है 1/R1 + 1/R2, ऐसे लिखते हैं ना। तो 1/R= की वैल्यू लिख देते हैं 1/R1 + 1/R2, ठीक है। अब कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। पावर की जगह क्या लिखोगे, कितनी हीट की ज़रूरत है, ΔH सेम अपॉन ΔT, है ना। और V²/R1, R1 कितना होगा देखो, दैट इज़ RA1 RB, कुछ भी लिख सकते हो यार। RA हो जाएगा V² बाय ΔH इंटू T1, ये होगा V², समझ रहे हो बच्चों, मल्टीप्लाई भी कर दिया और RB की वैल्यू रखने जा रहा हूँ, V² ΔH इंटू T2। तो V² से V² ये कट गया, ΔH ऊपर जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ आया 1/ΔT = 1/T1 + 1/T2। तो यहाँ से सॉल्व करके ΔT आ जाएगा T1 T2 अपॉन T1 + T2। यानी कि जो पावर के फॉर्मूले थे ना, इस केस में पावर का फॉर्मूला क्या था, P1 + P2, लेकिन टाइम क्या आया है T1 T2 अपॉन T1 + T2, और उसमें उल्टा, उसमें पावर का फॉर्मूला था P1 P2 अपॉन P1 + P2, टाइम था T1 + T2, तो ये उल्टा हो रहा है ना। तो ये टाइम कैलकुलेट कर लिया, इसी को आप पावर के फॉर्मूले से कंज्यूम कर सॉल्व करके देखना, जो सीरीज वाला तरीका था। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों मैंने करा दिए। इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जैसे पूरी पावर कैलकुलेट कर लिया आपने, ठीक है, और आपको पता है 1 kWh 1 यूनिट होती है, समझ रहे हो। तो जितनी पावर आई, मान लो आपके पास आ गई 10⁸ kWh पावर आ गई, ठीक है, एनर्जी आ गई। आपने एनर्जी कंज्यूम कर पता कर ली कितनी देर में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो 1 यूनिट की रेट दे रखा है आपको 7 रुपये, बड़ी महंगी हो गई बिजली, है ना। तो 7 रुपये की 1 यूनिट है, तो पूछा जाएगा कितना बिल आएगा इसका। तो इस पूरी एनर्जी को आप इससे डिवाइड कर देना 1 kWh से, तो आपको पता लग जाएगा कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो। 10th क्लास में करे होंगे आपने क्वेश्चन, तो उससे बिल का अमाउंट पता लग जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट इंटू प्राइस ऑफ 1 यूनिट, तो वो क्वेश्चन तो मैं करा नहीं रहा हूँ, तो 9th 10th में कर लिए होंगे आपने। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के करा दिए। तो ये पूरी सीरीज आप पूरी हो गई है भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। इससे बाहर होता नहीं है कुछ जो मैंने आपको बताया। अब अगली सीरीज शुरू करने जाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, पूरा मैग्नेटिक्स आएगा इसमें, उसको शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों।